नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी की एक और क्लास में। जैसा कि आपको मैंने हिंदी का सिलेबस डिस्कस कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी को हमने 3 खंडों में बांटा है, जिसमें पहला है भाषा खंड, दूसरा व्याकरण खंड और तीसरा साहित्य खंड। तो अभी हमने जो क्लासेस शुरू करेंगे वो करेंगे हमने भाषा खंड से स्टार्ट। भाषा खंड में हमारी ये क्लास हो गई है और यह है दूसरी क्लास, जिसमें हमें भाषा के विकास को जानना है। भाषा खंड में जो हमारा पहला टॉपिक था वो था हिंदी भाषा का विकास। लेकिन हिंदी भाषा के विकास से पहले हमें ये जानना होगा कि भाषा क्या है, भाषा का विकास कैसे होता है। जब हम भाषा के विकास को अच्छे से समझ लेंगे तो हम हिंदी भाषा के विकास और उद्भव को भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने सिलेबस वाली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लेना। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से जाकर उस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा का विकास। भाषा का विकास कैसे हुआ था, इसके कितने चरण थे, वो हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो भाषा के विकास के 3 चरण थे। कितने चरण हैं? भाषा के विकास के 3 चरण हैं, जिसमें पहला है बोली, दूसरा विभाषा और तीसरा मानक भाषा, जिसे परिनिष्ठित या परिष्कृत भाषा भी बोलते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन्हें अच्छे से समझते हैं कि बोली क्या होती है, विभाषा क्या होती है और मानक भाषा क्या होती है। ठीक है, तो बोली, सबसे पहले हम बोली की बात करेंगे। बोली जो है इसका एक क्षेत्रीय रूप होता है, इसका घरेलू रूप होता है। ठीक है, ये बोली तो एक गांव में या एक कस्बे में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है यह क्षेत्रीय रूप होता है, इसका घरेलू रूप है या स्थानीय रूप होता है, यानी एक छोटे से कस्बे में, छोटे से गाँव में बोली बोली जाती है। ठीक है, बोली का यूज होता है। नेक्स्ट है, इसका बहुत छोटा क्षेत्र होता है, जैसे किसी ग्राम स्तर पर, किसी जिला स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर तक बोली का यूज हम करते हैं। इसमें बोली में थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलाव होता है। बोली में जब थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलाव होता है तो इसकी एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। बहुत ही फेमस कहानी लाइन है ये, आपने ज़रूर सुनी होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि देखो, बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं होती। लिपि का मतलब, अभी जब मैं आपको लिपि पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा लिपियाँ होती क्या हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी लिपि है देवनागरी लिपि, जिसे हम नागरी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, लिपि हमारा अलग से एक टॉपिक है, उसमें हम लिपि को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी लिपियाँ होती हैं, हमें उन सभी लिपियों को, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण लिपियाँ हैं उन्हें पढ़ना है, और अपनी देवनागरी लिपि को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यानी बोली की एक निश्चित लिपि नहीं होती, सीधे शब्दों में ये बात कहूँ मैं। ठीक है, इसमें अगर आगे बात करें तो इसमें साहित्य रचना नहीं पाई जाती। बोलियों में कभी भी साहित्य रचना होती ही नहीं है। ठीक, बोली का व्याकरण परिकृष्टित नहीं होता, यानी जब लिपि नहीं होंगी तो व्याकरण कहाँ से आएगा। ठीक है, बोली जो है इसमें देशज या स्थानीय शब्दों का यूज किया जाता है। इसमें देसी शब्दों का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लड़के से कहते हैं मोड़ा, क्या कहते हैं, मोड़ा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे देसी शब्द हैं, अपने अपनी जगह जगह पर बहुत सारे यूज किए जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ कुछ शब्द बोले जाते होंगे और आपके यहाँ कुछ शब्द बोले जाते होंगे, तो मैं आपके शब्दों को समझ नहीं पाऊँगा। ठीक है, ये होती है बोली। देसी देसी शब्दों का यूज ज़्यादा होता है बोली में। बोली के जैसे उदाहरण हैं, कौन कौन सी बोलियाँ हैं, जैसे अंग का बोली हुई, कश का बोली हुई, पहाड़ ताली बोली हुई, बनाफरी, ये सब बोलियाँ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विभिन्न बोलियों को बोलने वाले लोग। अब आपको पता होगा कि इन विभिन्न बोलियों को बोलने वाले लोग अक्सर किसी न किसी भीड़ जहाँ भीड़ होती है, या कोई बाजार है, कोई तीर्थ स्थल है, यहाँ पर मिलती हैं। जब ही उनके शब्दों का, जो उनके शब्द होते हैं, देसी शब्द, उनका आदान प्रदान हो पाता है। जैसे मैं आपके यहाँ कहीं जाऊँ, वहाँ से मुझे कोई 1-2 शब्द मिले जो मुझे समझ में नहीं आते, फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई इनका मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या है। तो ऐसे ही ये शब्द एक दूसरे से आदान प्रदान होते रहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं विभाषा के बारे में। विभाषा, विभाषा क्या होती है, तो आइए समझते हैं। विभाषा का एक व्यापक क्षेत्र होता है। ये जो विभाषा होती है ये कई राज्यों तक, कई मंडलों तक, ठीक है, इसका विस्तार होता है। इसमें साहित्य रचना पाई जाती है। विभाषा में साहित्य रचना पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक निश्चित लिपि होती है। विभाषा की एक निश्चित लिपि होती है, लेकिन
विभाषा में व्याकरण का अभाव रहता है, यानी इसमें भी व्याकरण नहीं है, बोली में भी व्याकरण नहीं है और विभाषा में भी व्याकरण का अभाव है। इसमें वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली का अभाव होता है। विभाषा में जो वैज्ञानिक तकनीकी या शब्दावली होती हैं उनका भी अभाव रहता है। ठीक है, विभाषा से हम जाएंगे मानक भाषा पर। विभाषा से मानक भाषा तक जाने में कितना जो सफ़र हुआ था उस सफ़र को हम देखेंगे। देखो, जब हम विभाषा से मानक भाषा तक जाते हैं तो अनेक भाषाओं से में से विभाषा का मानक भाषा तक का सफ़र, ठीक है, अनेक भाषाओं में से कुछ का प्रयोग प्रशासनिक एवं सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोली हैं, बोली पर से हम भाषा पर आते हैं, भाषा से हम मानक भाषा पर जाते हैं, तो उसमें एक बोली आती है खड़ी बोली। इस खड़ी बोली का ही परिष्कृत या परिनिष्ठित रूप ही मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, इसके व्याकरण यानी इस खड़ी बोली की बात करें तो इसके व्याकरण तथा शब्दावली के रूप परिष्कृत होते गए। खड़ी बोली का जो व्याकरण था और इसकी शब्दावली थी, इसका जो रूप था वो मतलब एक अच्छे लेवल पर चलते गए। ठीक है, और इसने मानक भाषा या राजभाषा का रूप ले लिया। इस खड़ी बोली को ही राजभाषा कहा जाता है, राजभाषा या मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं मानक भाषा को। ठीक है, मानक भाषा क्या है? मानक भाषा जो है इसमें एक तो व्याकरण आ गया, यानी बोली में और विभाषा में व्याकरण का अभाव था, लेकिन यहाँ व्याकरण आ गई थी। ठीक है, व्याकरण का मतलब ये है कि यहाँ लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का प्रयोग होने लगा। ठीक है, बोलियों में क्या होता है, जैसे लड़की को लड़का बना देते हैं। जैसे लड़की को कहते हैं, मेरे एक चाचा का लड़का था, तो जो छोटा था वो बोलता था, लड़कियों से बोलता था ओए तू कहाँ जा रहा है, और लड़कों से ओए तू कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ऐसा अभाव था उसमें व्याकरण का। अब यहाँ पर व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सभी का समावेश हो जाता है। ठीक है, इन सभी का यूज होने लगता है। इसमें वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली का भी यूज होता है। ये प्रश्न है, आपको ये लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहा है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मानक भाषा है, यानी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको पूछेगा कि किस भाषा में व्याकरण का यूज होने लगा, तो आप क्या उत्तर दोगे? मानक भाषा में। ठीक है, किस भाषा में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होने लगा, तो हमारा आंसर होगा मानक भाषा में। ठीक है, इसके लिए फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस भाषा के लिए संवैधानिक उपबंध हैं, यानी कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो किस भाषा को कानूनी मान्यता प्राप्त है? मानक भाषा को। इसमें मानक भाषा के कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदी हुई हमारी, पंजाबी हुई और तमिल हुई, ये सभी संविधान में इन्हें मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे हम बात करें, यहाँ पर ये मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, इन्हें पढ़ने की आपको वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, पर पढ़ लीजिए कि भारतीय भाषा परिषद, अगर आपसे पूछे कि भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर है, ये भाषा से संबंधित है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए भारतीय भाषा परिषद, तो हमारा आंसर होगा कोलकाता में है। भारतीय भाषा संस्थान, यह है मैसूर, कर्नाटक में। अगर हम बात करें केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो ये है आगरा में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बोली से, यहाँ से भाषा का विकास समझा। भाषा के विकास के 3 चरण होते हैं, बोली, विभाषा और मानक भाषा। हमने तीनों को अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे। ठीक है, इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।